हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, डेट आप देख ही रहे हैं कि ये 23/5/2020 का ये पुराना आर्टिकल है, जो कि टाइटल आपके सवालों के घेरे में औद्योगिक सुरक्षा, और इसके लेखक है विनोद कुमार। तो आइए, थोड़ा सा ये आर्टिकल अच्छा लगा है और इसमें अच्छी सूचनाएँ दी हैं, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक कारखाने में से जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की जान ले ली थी। इतना ही नहीं, रिसाव गैस से बड़े इलाके में फैल गई और सड़क पर कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े। इस हादसे ने एक बार फिर भोपाल गैस कांड की याद ताज़ा कर दी थी। साथ ही यह सवाल भी खड़ा हुआ कि ऐसे हादसों के बाद भी आखिर हम क्यों नहीं सतर्क हैं। इस तरह के हादसे हमारे कल कारखानों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करते हैं। मालूम हो कि भोपाल गैस हादसे में 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयावह तथ्य यह है कि यूनियन कार्बाइड बनाने वाले इस संयंत्र से रिसने वाली मिक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का असर लोगों के शरीर पर बरसों तक बना रहा और लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गए। इससे भी ज़्यादा दुखद यह है कि आज तक बड़ी संख्या लोगों को न्याय नहीं मिला है। न दोषी कंपनी यूनियन के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई है जो एक मिसाल बनती। हालांकि भारत में हुए औद्योगिक हादसों की सूची बहुत लंबी है और समय के साथ यह बढ़ती ही जा रही है। ज्ञात जानकारियों के अनुसार देश का सबसे पहला औद्योगिक हादसा आज़ादी से पूर्व 1944 में हुआ था, जो मुंबई के विक्टोरिया डॉक पर 1395 टन बारूद, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा है। 1395 टन बारूद से लदे जहाज SS फोर्ट स्टीकन में भयंकर धमाका हुआ। इस हादसे में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब बड़ी संख्या में जख्मी हो गए थे। यह हादसा इतना भयानक था कि इसकी दहशत कई सालों तक बनी रही। इस हादसे को याद में भारत में 14 से 22 अप्रैल को अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। इसके बाद 27 दिसंबर 1975 में चासनाल खदान हादसे में 380 लोग मारे गए थे। कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की चासनाला कोलियरी के ऊपर स्थित एक तालाब में जमा करीब 5 करोड़ गैलन पानी खदान में भर गया था। इस हादसे पर 1779 में फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने हाकला पत्थर फिल्म बनाई थी। ऐसे ही औद्योगिक हादसों में 29 अक्टूबर 2009 को जयपुर ऑयल डिपो में आग से 11 लोग मारे गए थे और इस आग को बुझाने में 3 दिन से ज़्यादा लग गए थे। लेकिन अप्रैल 2010 में देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया था। यह गैस रिसाव नहीं, बल्कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले विकिरण का था। दिल्ली के सबसे बड़े कबाड़ बाजार में अचानक 9 लोग विकिरण का शिकार हो गए थे और इनमें से एक की मौत भी हो गई थी। विकिरण रिसाव का यह मामला एक नए तरह का हादसा था। जहाँ तक गैस रिसाव से होने वाले हादसों की बात है, तो 1984 के भोपाल गैस रिसाव कांड के बाद भी देश में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं।
साल 1999 में उड़ीसा में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव, 2002 में वडोदरा में क्लोरीन गैस रिसाव, वडोदरा में क्लोरीन गैस रिसाव, 2008 में जमशेदपुर में क्लोरीन गैस रिसाव की घटना शामिल है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक भोपाल गैस कांड के अलावा समय समय पर होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं से हम कोई सबक नहीं ले पाए हैं, और शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी देश में ऐसे हादसों को रोकने के लिए न तो व्यापक स्तर पर कुछ किया गया है और न ही खतरनाक रसायनों के नियंत्रण और सीमित करने की कोई ठोस नीति अब तक बन पाई है। भोपाल गैस त्रासदी को 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग अभी तक देश में प्रतिबंधित नहीं है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के मुताबिक वर्ष 2015 से 2017 के दौरान रासायनिक कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण घायल होने वाले की संख्या में 3.25% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। 2015-16 में 64 बड़े हादसे हुए थे, जिनमें 66 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा घायल हुए थे, जबकि 2017-18 में महज 31 दुर्घटनाओं में 39 लोगों की मौत हुई और 700 ज़्यादा घायल हुए। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि भोपाल गैस त्रासदी से हमने कोई सबक नहीं लिया और हमारे कारखाने फैक्ट्रियां सुरक्षित नहीं हैं। सवाल है कि आखिर हमारे देश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मानक क्या कमज़ोर हैं? हालांकि औद्योगिक हादसों को रोकने के लिए देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है। दरअसल समस्या कानूनों को सख्ती से लागू नहीं कर पाने की है। उदाहरण के तौर पर भोपाल गैस त्रासदी से काफ़ी पहले दवाओं के निर्माण, आयात, निर्यात और वितरण पर नियंत्रण के लिए दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, आप देख सकते हैं यहाँ पे, में बना था। फिर फैक्ट्री कानून 1948 में आया, जिसे भोपाल गैस कांड, और 1987 में हीलियम गैस रिसाव की घटना के बाद 1987 में संशोधित किया गया था। 1962 में सीमाशील कानून बना, जो खतरनाक वस्तुओं के आयात निर्यात पर नियंत्रण के लिए था। इसी तरह 1968 में कीटनाशकों के नियंत्रित इस्तेमाल के लिए कानून आया। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से बचाव के लिए कानून बने। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी 1984 में बड़ी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस भयानक औद्योगिक हादसे के बाद पर्यावरण को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण कानून बना, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तौर पर जानते हैं। इसके बाद केंद्रीय मोटर कानून 1988 और 1989 में हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन कानून बना। 1994 में औद्योगिक विस्तार पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA कानून बना। इसके अलावा भारत कीटनाशक, मरकरी और खतरनाक कचरे के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता भी है। इनमें बेसल संधि, रॉटरडम संधि, स्टॉकहोम संधि भी शामिल है। औद्योगिक हादसों को रोकने और धरती को जहरीला बनाने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी कमी नहीं है। निश्चित तौर पर फैक्ट्रियों के कानूनी नियमन की दिशा में काफ़ी कुछ हुआ है,
लेकिन ये सब इस कारण से नाकाफी साबित हो जाते हैं क्योंकि इन पर ईमानदारी से अमल में भारी खामियां देखने को मिलती हैं। रॉटरडम सम्मेलन में यह तय हुआ था कि आयात निर्यात के लिए देश एक दूसरे को रसायनों के जोखिम और खतरे के बारे में पूर्व सूचना देकर अनुमति लेंगे, लेकिन इसे भी पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया। देश में महत्वपूर्ण कानून, नियम और दिशा निर्देश हमेशा बनते रहते हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी औपचारिक जांच होती है और फिर वह जांच रिपोर्ट कहाँ चली जाती है कोई नहीं जानता। समस्या यह है कि हम किसी भी घटना से कोई सबक नहीं सीखते और अगली हर दुर्घटना के मूल से यही बात रहती है। तमाम कानूनों के बावजूद में खतरनाक कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं और हादसों के नियंत्रण दे रहे हैं। यह सवाल बना हुआ है कि हम ऐसे हादसों को रोकने में कितने सक्षम हैं, खासकर तब जब सरकार भारत में विदेशी कंपनियों को उत्पाद करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि विशाखापत्तनम के हादसे के बाद सरकार गैस रिसाव जैसी घटनाओं को रोकने के लिए रासायनिक दुर्घटना नियमों को संशोधित करने का काम कर रही है, पर सवाल है कि नए सिरे से जो नियम, कानून, कायदे बनेंगे वे लागू कितने प्रभावी तरीके से होंगे। कानूनों की कोई कमी नहीं है, बस उन पर अमल करने की समस्या है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।